हेलो एवरीवन। कल हमने क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। कल हमने उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स कवर कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज़ नोन एज मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं? हम मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। तो P इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? M इंटू वी। M क्या है यहाँ पर? मास है ऑब्जेक्ट का, और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। P क्या है? मोमेंटम है। अगर मास इंक्रीज़ होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो मोमेंटम क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं मोमेंटम के, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एक स्मॉल बुलेट है इज़ एबल टू किल ए पर्सन व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यू टू ग्रेट वेलोसिटी। एक स्मॉल गन है, एक स्मॉल बुलेट है, वो एक पर्सन को किल कर देती है जब हम उसको फायर करते हैं। तो एक छोटी सी बुलेट ऐसा कैसे कर सकती है? क्योंकि जो बुलेट है उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसकी स्पीड वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही होती है। इसकी वजह से क्या कर देती है? वो इंसान को किल कर देती है, क्योंकि जो उसका अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो मोमेंटम इंक्रीज़ होगा। इसीलिए एक स्मॉल बुलेट इज़ एबल टू किल ए पर्सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ए पर्सन गेट इंजर्ड इन द केस ऑफ हिटिंग बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई पर्सन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हिट करता है, तो जैसे कोई स्टोन या पेबल उसको आके हिट करता है, तो क्या होता है? उसे इंजर्ड हो जाता है वो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसका जैसे स्टोन है, पेबल है, उसका मास क्या होता है? ज़्यादा होता है, और उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है, अगर वो ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। इसीलिए वो पर्सन को क्या कर सकता है? इंजर्ड कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ए पर्सन गेट इंजर्ड व्हेन हिट बाय ए मूविंग व्हीकल। अगर कोई भी व्हीकल आ रहा है तो एक पर्सन क्या हो जाता है? इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि जो मोमेंटम है व्हीकल की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका मास और वेलोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे आगे एग्जाम्पल है, यहाँ पे दो व्हीकल दिखा रखे हैं। एक की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड है, और दूसरी की स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है? जिसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? फर्स्ट का। आगे क्या है? एक कार दिखा रखी है और एक ट्रक है, तो किसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी? जिसका मास ज़्यादा है। तो कार और ट्रक में से मास किसका ज़्यादा है? ट्रक का है। तो मोमेंटम के भी किसकी ज़्यादा होगी? ट्रक की ज़्यादा होगी। सो ये मोमेंटम के एग्जाम्पल हैं। आगे एक न्यूमेरिकल है जो हमें सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल क्या है? व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0.2 है। हमें इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम हम कैसे निकाल सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 5 है, और वेलोसिटी कितनी है? 0.2 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा? हमारा मोमेंटम 1 आ जाएगा। और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। सो मोमेंटम की यूनिट क्या आ जाएगी? किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन है, द मास ऑफ ए गुड्स लॉरी इज 4000 किलोग्राम एंड द मास ऑफ गुड लोडेड ऑन इट 20,000 किलोग्राम। इफ द लॉरी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम। एक लॉरी है, एक ट्रक है जिसका मास कितना है 4000 किलोग्राम है, और उसमें जो सामान है उसका वज़न कितना है या उसका मास कितना है 20,000 किलोग्राम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 20,000 प्लस 4,000, 24,000 मास हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कैसे निकाल देंगे हम, मास इंटू वेलोसिटी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48,000। इसकी यूनिट लगाना मत भूलिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ेंगे हम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। If any object is in state of rest, then it will remain in rest until a external force applied to change its state। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में ही रहेगा, तब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, तब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को कब चेंज कर पाएगा, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। सो आगे कुछ एग्जांपल है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस है, हम वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक डेरिवेशन पढ़ लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, और उसका मास कितना है m है, तो उसका मोमेंटम क्या आ जाएगा mu और mv, mu माइनस mv, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम। सो हमने अभी निकाला मोमेंटम कितना था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर टाइम डिक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, मास को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाय टी। सो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि v माइनस यू डिवाइड बाई टी किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, a रख देंगे, एक्सीलरेशन रख देंगे। सो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है इसको हटा के हमें कांस्टेंट लगाना होता है, तो वो कांस्टेंट हम क्या लगाएंगे, k लगाएंगे। अगर k की वैल्यू हम 1 के इक्वल रख दें तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन।
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा। सो अगर मास इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर टाइम डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, और अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपको याद रखना है। इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी जैसे कोई पर्सन है और ये क्या है, ज़मीन है, अगर वो ऊपर से नीचे गिर जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो उसकी वेलोसिटी जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तो वो एकदम से ज़ीरो हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोई भी पर्सन डेड हो जाता है। लेकिन अगर हम इस ज़मीन की जगह कोई भी रबड़ का गद्दा या ट्रैम्पोलिन रख दे तो क्या होगा, उस इंसान को इतनी चोट नहीं लगेगी। ऐसा क्यों होता है कि अगर ज़मीन पे गिरता है इंसान तो वो डेड हो जाता है, लेकिन अगर हम उसकी जगह कोई गद्दा, बेड का गद्दा रख दें या फिर कोई स्पंज रख दे या फिर ट्रैम्पोलिन रख दे तो इंसान इतना इंजर्ड नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई इंसान ज़मीन पर गिरता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 1 सेकंड से भी कम टाइम में क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंसान क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है या फिर डेड हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह, ज़मीन की जगह कोई भी गद्दा वगैरह रख दें तो उसकी वेलोसिटी होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। जो हमने अभी डेरिवेशन में पढ़ा कि अगर टाइम ज़्यादा हुआ तो फोर्स कम लगेगी इंसान की, जो ऑब्जेक्ट है उसके बॉडी पर। अगर फोर्स कम लगेगी तो उसको चोट भी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो ये इसका रीज़न है। सो इसमें क्वेश्चन में यही दिया है, ए पर्सन इज prone to more serious injury when falling from a hard concrete floor than on a sandy surface। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है जब वो किस पे फॉल करता है, किसी कंक्रीट के फर्श पे अगर वो फॉल करता है तो ज़्यादा इंजर्ड होता है किसके कंपैरिजन में, सैंडी सरफेस, कोई मिट्टी के सरफेस पे गिरने से। सो इसका यही रीज़न है कि उसकी सैंडी सरफेस पे अगर वो गिरेगा तो उसको वेलोसिटी को ज़ीरो होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगी, फोर्स कम होगी, और फोर्स कम होगी तो इंसान इंजर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वाई डज ए कंटिन्यूस पुश ओवर टाइम हेल्प टू एक्सीलरेट ए कार विद ए डेड बैटरी मोर एफिशिएंटली देन ए सडन पुश। अगर हम किसी कार को कंटिन्यूसली पुश करते हैं तो वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देती है। इसका रीज़न क्या है, अगर हम कार पर क्या करेंगे, कंटिन्यूस पुश करेंगे तो उस पर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार का मोमेंटम में क्या आएगी, चेंज आएगी, जिससे क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, वो एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाई डज ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हर्ट ए स्पेक्टेटर मोर देन ए टेबल टेनिस बॉल हिटिंग ए प्लेयर। आप लोगों ने क्रिकेट तो देखा ही होगा, तो जो उसमें क्या होता है, कोई भी क्रिकेट प्लेयर अगर वो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि अगर वो एकदम से बॉल को पकड़ेगा तो उसके हाथ को चोट लग सकती है, तो उसकी वेलोसिटी एकदम से ज़ीरो हो जाएगी, इसकी वजह से वो इंजर्ड हो सकता है। वेलोसिटी को ज़ीरो करने में ज़्यादा टाइम लगाने के लिए वो अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है, जिससे वेलोसिटी को ज़ीरो होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे उसको हर्ट नहीं होता है। तो यही इसका सही आंसर है, इस क्वेश्चन में यही दे रखा है। हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन या फिर मीटर पर स्क्वायर।
नेक्स्ट है फोर्स और मोमेंटम में डिफरेंस है। हमने पढ़ लिया है, फोर्स भी पढ़ लिया है, मोमेंटम में भी पढ़ लिया है। अब आप इनके बीच में डिफरेंस इजीली कर पाएंगे। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स कैन एग्जिस्ट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मोमेंटम है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए ऑलवेज क्या रहेगा? ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि उसमें कुछ ना कोई भी वेलोसिटी ही नहीं है, तो मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो होगा। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड अपॉन द एक्सीलरेशन। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी? एक्सीलरेशन पे डिपेंड करेगी। लेकिन जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। उसके फॉर्मूले में ही दे रखा है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी मोमेंटम ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। फोर्स किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टाइम के। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, और अगर टाइम डिक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। फोर्स रिमेन कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए फोर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मोमेंट चेंज विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे क्या होगा? मोमेंट चेंज करेगा, मोमेंटम में चेंज आएगा। बट रिमेन कांस्टेंट। मोमेंटम तब कांस्टेंट होगा अगर वेलोसिटी हमारी क्या है? कांस्टेंट है। आगे एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन फोर्स इफ मास ऑफ द बॉडी इज डबल। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर मास को हम डबल कर दें तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और अगर हम एक्सीलरेशन को हाफ कर दें तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने क्रिकेटर का एग्जांपल पढ़ा कि वो अगर बॉल को पकड़ते हैं तो अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों ले जाते हैं, तो ये वही क्वेश्चन दे रखा है। क्यों ले जाते हैं? वो वेलोसिटी को ज़ीरो करने में ज़्यादा टाइम लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ को इंजरी ना हो। सो ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाई आर एथलीट इन हाई जंप इवेंट मेड टू फॉल ऑन द कुशन ऑन सैंड बेड्स। एथलीट्स फॉल ऑन कुशन और सैंड बेड टू इंक्रीज द टाइम। टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम जो अगर कोई भी रेस वगैरह करवाते हैं वो सैंड पे करवाते हैं, ताकि अगर कोई एथलीट भागता हुआ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी को ज़ीरो होने में टाइम लगे, जिसकी वजह से वो इंजर्ड ना हो। इसी को हम क्या बोलते हैं कि वो उसके फोर्स ऑफ इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमने क्या किया है? सैंड सरफेस लिया है। नेक्स्ट है, वाई डज ए कराटे प्लेयर यूज़ ए क्विक पावरफुल स्ट्राइक टू ब्रेक ए स्लैब ऑफ आइस। कोई भी कराटे प्लेयर किसी भी आइस के स्लैब को तोड़ने के लिए क्या करता है? क्विक स्ट्राइक करता है, उस पर एकदम से फोर्स लगाता है। ऐसा क्यों करता है वो? बिकॉज वो एक विच जनरेट ए लार्ज फोर्स, वो लार्ज फोर्स अप्लाई करना चाहता है उस पर शॉर्ट टाइम के लिए, जिससे उसको इंजरी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वेलोसिटी ऑफ ए टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है जिसमें कार का मास कितना है? 1000 किलोग्राम, और हमें कुछ क्वेश्चन है वो बताने हैं। व्हेन इज़ द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। कार पे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? तो कब लगेगा? जब एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी। तो एक्सीलरेशन ज़्यादा क्या है? कहाँ है? यहाँ ज़ीरो से एकदम से इंक्रीज़ हो रही है। तो किस पॉइंट पे इंक्रीज़ कर रही है? वो ए पॉइंट पे इंक्रीज़ कर रही है। तो मैक्सिमम फोर्स भी कहाँ होगा? ए पॉइंट पे होगा। व्हाट इज़ रिटार्डिंग फोर्स? रिटार्डिंग फोर्स क्या बताया था हमने? जब एक्सीलरेशन क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डिंग फोर्स यहाँ कहाँ पे होगा? बी पॉइंट से क्या हो रही है? एक्सीलरेशन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो रही है।
तो इसी बी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डिंग फोर्स। हमें निकालेंगे कैसे, बी पॉइंट पे कितनी थी, 20 थी, और यहाँ कितनी हो रही है, एकदम से 0 हो रही है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर हाउ लॉन्ग इज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो फोर्स एक्ट कब नहीं करेगा, जब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है, 4 to 8 है, तो मतलब 4 सेकंड के लिए वो क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द टाइम टेकन टू ब्रिंग ए बॉल टू रेस्ट फ्रॉम ए सर्टेन वेलोसिटी व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू। अगर कोई बॉल है, उसकी कुछ ना कुछ क्या है, वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी मान ली हमने v है। कोई बॉल है, उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, वो एकदम से 0 हो रही है। हम मान लेते हैं उसको 0 होने में 5 सेकंड लग रही हैं। अगर हम उसकी टाइम को डिक्रीज़ कर दें कि उसकी वेलोसिटी 0 होने में सिर्फ 2 सेकंड ही लगे, तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसके इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसके मोमेंटम में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, उसके मोमेंटम में कुछ चेंज आएगा, तो यस, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में चेंज आएगा। क्योंकि अगर टाइम डिक्रीज़ होगा तो फोर्स इंक्रीज़ होगा। हमने टाइम डिक्रीज़ कर दिया ना, टाइम पहले 5 सेकंड था, हमने डिक्रीज़ करके 2 सेकंड कर दिया, तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। आगे क्या है, इफ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी चेंज इट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। हमें बॉडी का मास कैलकुलेट करना है। हमें क्या क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है 2 न्यूटन, और मास हमें निकालना है। एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, और हमें टाइम भी दे रखा है। तो हम फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू मास, और एक्सीलरेशन के लिए हमें क्या दे रखा है, v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम। फोर्स कितना है, 2 है, मास कितना है, मास हमें निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 5 है, और इनिशियल कितनी है, 2 है। तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है। तो इससे हमारा मास कितना निकल जाएगा, 20/3। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।